दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे। अपन 2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे, कोई काम हो गया था, उसकी वजह से मैं बिजी था। तो आज अपने वापस शुरू करते हैं अपनी क्लासें, जो कि अपन लोग प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम के लिए दे रहे थे, प्रश्न पत्र के लिए। आज अपना टॉपिक है जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका संविधान के अंदर उल्लेख हो, जिसका उल्लेख भाग 15, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ये ध्यान रखना है। भाग 15 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। निर्वाचन आयोग कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। अतः 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तात्कालिक, तो अपन कई बार क्या वो पॉइंट हम दे देते हैं कथन में, है ना, तो ध्यान रखना। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के समय 25 जनवरी 2011 को, है ना, भारतीय चुनाव आयोग का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो जब शुरुआत करी थी ना, तो उस वक्त तात्कालिक राष्ट्रपति का नाम था राष्ट्रीय प्रतिभा पाटिल। जो 61वां दिवस मनाया गया। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में। अगर आपसे बात करें कि इस आयोग का सचिवालय का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसकी हेड ऑफिस होगी आपके न्यू दिल्ली में। 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय आयोग था, ये ध्यान। उस वक्त ये एक सदस्यीय आयोग था जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो याद रखना, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंड समिति की सिफारिश पर, तो ये ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर, है ना, 1989 में तारकुंड समिति, तो इस ध्यान रखना है, की सिफारिश पर इसे बहुसदस्यीय, यानी एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्यीय बनाया गया। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तारकुंड समिति का संबंध है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आर.वी. पेरी शास्त्री। जब ये बहुसदस्यीय बनाए गए थे ना, उस वक्त की बात है ये। और आपसे पूछ ले कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन थे। और ये पहले 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय था। तारकुंड समिति की सिफारिश पर 16 अक्टूबर 1989 को इसे बहुसदस्यीय, यानी एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य बनाए गए। 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पुनः एक सदस्यीय आर.वी. पेरा शास्त्री कर दिया। ये उसी वक्त कौन थे? वापस इनको एक सदस्य बनाए गए थे 1 जनवरी 1990 को। उस वक्त इसके अध्यक्ष थे आर.वी. पेरी शास्त्री, सॉरी। 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश से पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एस. सेशन थे। वापस इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, किसकी सिफारिश पर? दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पर, है ना। और उस वक्त निर्वाचन आयोग का नाम था टी.एस. सेशन था। भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय, एक अध्यक्ष, अन्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, अब 3 निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अब वर्तमान में कितने? 3 है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक सुकुमार सेन थे, उस वक्त पढ़ लिया। उस वक्त एक सदस्यीय आयोग था, है ना। और 16 अक्टूबर को वापस तारकुंड समिति बहुसदस्यीय बनाए गए थे, लेकिन वापस इसे 1 जनवरी 1990 को वापस एक सदस्य बना दिया गया। इस प्रकार ये वर्तमान में तो अब ये 3 सदस्य है ना। भारत के वर्तमान 26वें निर्वाचन आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। भारत की एकमात्र महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही, जिसका नाम था रमा देवी। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखना विशेष तौर से। ये वाला पॉइंट आपको मैं इंपोर्टेंट कर देता हूँ, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। भारत के एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयोग जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, टी.एस. सेशन, जो आई थी ना वो दिनेश गोस्वामी समिति, उस वक्त ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, है ना। तो कौन थे? टी.एस. सेशन। इनका भी आजकल आरपीसी का ये ट्रेंड रहा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, जिनका नाम था नागेंद्र सिंह, जो कि डूंगरपुर से थे। तो इसको भी अपन राजस्थान से संबंधित हैं, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति के आधार पर करता है। मुख्य निर्वाचन की एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति कौन करता है? एक चयन समिति के आधार पर करते हैं, यानी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। चयन समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। तो ये चयन समिति को ध्यान रखें, तो प्रधानमंत्री होते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं और लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। अब की बार अभी आरपीसी एग्जाम हुआ था, तो इसमें ये पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है।
कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगा। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा, ये ध्यान रखना। इस समिति में कोई पदोन्नति होने पर चयन समिति की सिफारिश मान्य होगी। मुख्यतः अन्य चुनाव आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, यानी उन्हें वापस नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना अपन को। कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो। तो आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग का कितना कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष। त्यागपत्र, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो अपन को याद रखना, यह ध्यान रख लो, मुख्य निर्वाचन हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, यह भी आपने देख लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो राष्ट्रपति को की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाए जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी मुख्य निर्वाचन किस आधार पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उस प्रकार। वर्ष 2009 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सिफारिश की, लेकिन हटाया नहीं गया था। वेतन भत्ते, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना 2,50,000 रुपये निर्धारित है और अन्य निर्वाचन आयुक्त का भी 2,50,000 है। तो ये तो याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, दोनों का कितना होता है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों का ही अगर वेतन की बात करें तो 2,50,000 रुपये है और दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनको हटाते भी राष्ट्रपति है। इनकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया वही है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर हटाते हैं। 11वें बिंदु, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। एक बार नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए विशेष योग्यता का संविधान उल्लेख नहीं है। संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी को बनाया जाता है। वैसे तो इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये IAS होते हैं ना, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। आगे हैं, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाता है। अगर मान ली मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनका अगर पद रिक्त हो जाए तो भारतीय राष्ट्रपति जी जो अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, जैसे 1+2 होते हैं, जैसे कि दोनों में से कोई एक हो, वो बना देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते शक्तियाँ एक समान है, तो अभी अपने पढ़ लिया, उनके वेतन दोनों 2,50,000 रुपये होते हैं। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन चुनावी तिथियां मतदान के समय का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, ये ध्यान रखना। अधिसूचना की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर तो राष्ट्रपति जी करते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन चुनाव की तिथि और मतदान के समय का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करते हैं। चुनाव समाप्त होते 48 घंटे पहले, चुनाव होने से पहले है ना, समाप्त होने से पहले 48 घंटे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। ये तो अपन को पता है क्योंकि हमारे यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य, तो अपन को याद रखने के लिए इसमें ये एक ही है कि इनकी अधिसूचना कौन, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जी करते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन चुनाव तिथियाँ हो, मतदान का समय हो, का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। इनके भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करना, सबसे अहम कार्य ये हो गया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न के चुनाव कराए जाते हैं, देखो, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के, तो इनको अपन को ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य स्थानीय निकाय यानी पंचायत राज व नगर पालिका के चुनाव करना, तो अपन को तो ये तो राज्य निर्वाचन आयोग का हो गया। अपन को तो भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ना है, तो राष्ट्रपति यानी बड़े बड़े पद होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा के चुनाव हो गए, संसद के ना, राज्यसभा वाले हो गए, अपने MLA के चुनाव हो गया, विधान परिषद के हो गए। मतदाता सूचियाँ तैयार करना तथा उन्हें संशोधित नाम जोड़ना या हटाना, अगर मतदाता सूचियाँ होती है ना, उनको भी तैयार करना है, उनको किसी प्रकार की अगर संशोधन की आवश्यकता है तो उनमें संशोधन करना। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग करते हैं। चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। अगर चुनाव चिन्ह संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय भी भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव आयोग का
चुनाव चिन्ह का उद्देश्य निरक्षर मतदाताओं को चुनावी रूप से साक्षर करना है। चुनाव चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है? अगर मान लो निरक्षर मतदाता है, मतदान देने वाला निरक्षर है, तो क्या आपको पता है निरक्षर होता है तो किस आधार पर पहचान करते हैं? चिन्ह के आधार पर पहचान करते हैं। उसकी वजह से ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। भारत में चुनाव चिन्ह के जनक MS सेठी थे, तो याद रखना। अगर भारत में चुनाव चिन्ह के जनक की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था MS सेठी ने। उम्मीदवार को अधिकतम खर्च राशि का निर्धारण करना, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। लोकसभा में चुनाव में पूर्व 70 लाख थी, लेकिन वर्तमान 95 लाख बड़े राज्यों में किया गया। यानी अगर संसद के चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 95 यानी 95 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में पूर्व में 54 लाख थी, वर्तमान 75 लाख छोटे राज्यों में, यानी वो तो बड़े राज्यों में हो गई 95 लाख और छोटे राज्यों में 75 लाख। विधानसभा के चुनाव में पूर्व में 28 लाख थी, वर्तमान में 40 लाख है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में 28। पहले 20 लाख थी, अब वर्तमान में 28 है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि एक तो 48 घंटे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, और साथ साथ में उम्मीदवारों की अधिकतम राशि का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह बांटा जाता है इनके द्वारा। चुनाव चिन्ह का उद्देश्य यही होता है निरक्षर मतदाताओं को चुनावी रूप से साक्षर करना। और भारत में चुनाव चिन्ह के जनक थे MS सेठी। और भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव किन किन कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद। राजनीतिक दलों के अधिकतम खर्च की राशि की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक दल को है ना, जैसे कि अच्छा लोकसभा और विधानसभा वाला हो गया है ना। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल का दर्जा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे राष्ट्रीय दल हो या राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि अगर राज्य स्तरीय का दल का दर्जा राज्य स्तरीय चुनाव आयोग देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कौन देता है? भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा निम्न आधार पर दिया जाता है। किस आधार पर देते हैं? देखो, पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त होना चाहिए और 4 सीटें हासिल की हो कम से कम 4 राज्यों में। एक तो ये हो गया, यानी या तो उसने पिछले अगर लोकसभा चुनाव होते हैं, कुल वैध मत होते हैं ना जो है ना, उनका 6%, या कम से कम 4 राज्यों में 4 सीटें हासिल उसने की हो, या पिछले लोकसभा चुनाव में सीटों का 2% है ना सीटें प्राप्त की हो, या कम से कम 3 राज्यों में कम से कम, या तो ये वाला हो सकता है या अथवा ये हो सकता है, अथवा कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय का उसका दर्जा प्राप्त हो, तभी जाकर उसे राष्ट्रीय दल बनाया जाता है। राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने वाली शर्तें ये तो हो गया राष्ट्रीय दल, राज्य दल वाले तो वही नियम इसी में है। उसमें तो 4 राज्य थे, इसमें 2। देखो, पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो या 2 सीटें प्राप्त की। यहाँ पर कितने थी? कम से कम 4 सीटें। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर था तो 4 सीटें। कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया। अगर 4 सीटें प्राप्त नहीं हो रही हो तो अगर कुल वैध मत होते हैं उसका टोटल अगर 8% प्राप्त हो जाए, है ना, तो वही भी हो सकता है। कुल विधानसभा सीटों में 3% या 3 सीटें, इन दोनों में से जो भी प्राप्त होने पर लोकसभा में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम एक लोकसभा सीट प्राप्त कर रखी हो। क्योंकि वर्तमान में देखो 25 सीटों पर 25 सीट मतलब राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है ना। उसी आधार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को रद्द कर सकता है। यह ध्यान रखना है। अगर जो आचार संहिता लगती है, अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है तो भारतीय चुनाव आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकते हैं, स्थगित कर सकता है और तथा पुनर्निर्वाचन भी करवा सकता है। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन करवाता है। ये ध्यान रखना, परिसमन। भारतीय निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को अपने विशेष तौर से ध्यान रखना, ये अर्ध न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 103 सांसदों यानी MP को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति घोषित करता है भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके। ये ध्यान रखना, अगर MP यानी सांसद होते हैं, अगर चुनाव में किसी प्रकार वो भ्रष्टाचार करते हैं तो चुनाव है ना उनके आधार पर उनको अयोग्य घोषित कर सकता है अनुच्छेद 103 के तहत। अनुच्छेद 192 विधायकों को चुनाव में भ्रष्टाचार पर राज्यपाल घोषित करता है। ये ध्यान, क्योंकि विधायक हो गए राज्य से संबंधित, तो राज्य में कौन करता है? ये राज्यपाल। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। एक तो आम चुनाव, प्रत्येक 5 साल बाद होने वाले चुनाव जीतने वाला पूरे 5 वर्ष शासन करता है। मध्यवर्ती चुनाव, जो लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती है तो जो जीता वही 5 वर्ष। उपचुनाव, सीट रिक्त होने पर त्यागपत्र हो गया, निधन हो गया, सज्जा होने पर इसमें जीतने वाला शेष कार्यकाल के लिए
चुनाव करवाया जाता। अब है भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित होना। तो ये ध्यान रखना, 324 किसी निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक चुनाव होता जो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं निर्देशन करेगा, ये आयोग होता है। ये ध्यान रखना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक आयोग होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग अभी अपने पढ़ाया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग को सरकारी मशीनरी उपलब्ध कराएंगे, यह ध्यान रखना। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात आयोग की सहायता हेतु उतने प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकेगा जितने वे आवश्यक हो। राष्ट्रपति ने, है ना, अगर चुनाव कराना हो तो उस जितने भी प्रादेशिक नियुक्त करने होते हैं, है ना, जितने आवश्यक समझे वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारण करता है। ये तो गई 24 में। 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होना। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी धर्म हो, कोई भी मूल वंश हो, कोई भी जाति हो या लिंग के आधार पर व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में, ऐसा नहीं कि उसे अपात्र कर दिया जाए इनके आधार पर, ऐसा नहीं हो। उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जाना। धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर ना तो किसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा सकता, ना ही हटाया जा सकता। ऐसा नहीं ये किसी धर्म विशेष का या किसी मूल विशेष का या जाति विशेष का है तो इसका मतदाता सूची में ना जोड़ दो या हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है अनुच्छेद 325, बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो इस प्रकार ऐसे अनुच्छेद का अपन को ध्यान रखना। 326 वयस्क मताधिकार। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो आपको पता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार आधार पर हुए। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 326। तो अपने याद रखने 3 दूना 6, 3 × 2 तो कितना को 6, तो 326। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्ष की आयु है, इस संविधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिर्वाचित विकृति या अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निहित नहीं किया जाता है, वे मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवा सकता है। नोट: 61वें संविधान संशोधन 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस वक्त के तहत मतदान देने की आयु 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये तो एकदम पूछा जाता है कौन से समय में या कौन से संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? वो थी 61वें संविधान संशोधन, जो कि 1989 में आया था। उस वक्त तात्कालिक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी। मताधिकार, मत देने का अधिकार। मताधिकार अर्थ क्या होता है? मत देने का अधिकार। वे चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार, यानी वैधानिक कानूनी है, ये संवैधानिक एवं मूल अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये संविधान में कहीं पे और मूल अधिकार का वर्णन नहीं है, अपने क्या है, ओनली वैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार के अपन को ध्यान रखना है। 327 में विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। संसद चुनाव संबंधी कानून बना सकती है ना, जैसे निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन करना, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 परिसमन, है ना, अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 327, ये परिसमन आयोग का संबंध किससे? अनुच्छेद 82 से, और एवं अनुच्छेद 327 से भी है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों के हस्तक्षेप का वर्जन करना। चुनाव संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतदान जागरूकता एवं चुनाव सुधार। चुनाव देखो, VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इसका प्रथम प्रयोग, है ना, नोक्सर नागालैंड लोकसभा सीट में किया गया 2013 में। ये चुनाव के अलग अलग पद्धति होते हैं किस प्रकार चुनाव कराना है। एक तो VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर आउट ऑडिट ट्रेल, और इसका सर्वप्रथम नागालैंड में लोकसभा सीट पर किया गया था 2013 में। इसका प्रयोग गोवा राज्य के विधानसभा चुनाव में भी किया गया था। राजस्थान में इसका प्रयोग धौलपुर उपचुनाव सीट पर किया गया था। अपन को ये ध्यान रखना है, अपने राजस्थान से संबंधित है। तो VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ऐसा पूछा जा सकता है। राजस्थान में इसका प्रयोग कब किया गया? तो धौलपुर की उपचुनाव सीट पर किया गया था। EVM तो आप तो जानते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। EVM का जन्म
एम हनीफ थे। ये ध्यान, इसके जनक कौन थे? एम हनीफ थे। ईवीएम का सर्वोत्तम प्रयोग 1999 गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया था। राजस्थान की 12 विधानसभा 2013 में ईवीएम का 2003 में 12 विधानसभा थी 2003 में, तो ईवीएम का प्रयोग किया गया था। भारत की, तो अपन को राजस्थान से संबंध अपने ध्यान रखना है ना। तो देखो, एक तो ये वीवीपीएटी का प्रयोग तो राजस्थान में धौलपुर उपचुनाव में किया गया था, और ईवीएम का है ना 12 विधानसभा चुनाव में 2003 में किया गया था। ये ध्यान रखना अपन को विशेष तौर से। भारत की 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो 14वीं लोकसभा थी ना, तो उस वक्त 2004 में इसका प्रयोग पूर्ण रूप से किया गया था। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया। वर्तमान में मतदान के लिए वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का M2 या M3 संस्करण प्रयोग में लाया जा रहा है। ये ध्यान रखना, वर्तमान में जो होता है ना चुनाव, वो वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का M2 M3 संस्करण प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीनें अवैध मतों की संभावना कम रहती है तथा गणना प्रक्रिया तेज होती है। ये तो गए इसके बारे में जानकारी। तो अपन को याद रखने के लिए ईवीएम का प्रयोग राजस्थान सबसे पहले बाहरी विधानसभा में 2003 में किया गया था, और भारत के संदर्भ में देखें तो 14वीं लोकसभा चुनाव में 2004 में पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया था। चुनावी बॉन्ड, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते रद्द कर दिया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार उल्लंघन करती है तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के प्रावधानों को पुनः लागू कर दिया जाए, जिसके तहत किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 से अधिक दान मिलता है तो खुलासा करना अनिवार्य। छोड़ो, इतना को याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये चुनाव संबंधित समितियां ना, इनको एक बार अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये वाले एग्जाम में पूछी जाती है कि चुनाव संबंधित समितियां है, तो एक बार इनको अच्छे से आप लोग देख लेते हैं। जयप्रकाश, तो याद रखने के लिए चुनाव में जिसकी जय होती है उसी का प्रकाश होता है। 1900 सबसे पहले कौन सी आई थी? जयप्रकाश समिति 1974 में। तारकुंडे समिति, यह भी अपने पढ़ा था है ना, वो बहुत सदस्य बनाई थी है ना, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। तो कौन सी थी? ये 1974 में आई थी। यह दोनों की कब आई थी? जय और तारकुंडे। दिनेश गोस्वामी समिति, ये 1990 में आई थी। इंद्रजीत 1998 में, संथानम 1962 में, सगदर 1981 में, और सेंसन समिति 1992 में। और अगली है मोइली समिति 2007 में, रेड्डी समिति 2011 में, और वर्मा समिति 2013 में। दिनेश गोस्वामी समिति 1957 सिफारिश की कि कोई भी उम्मीदवार 2 सीटों पर अधिकतम चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार ये कई बार अपने समितियाँ पूछ लेते हैं, तो अपन को समितियाँ ध्यान रखनी है। सबसे बाद में आई हुई थी वर्मा जी समिति 2013 के अंदर है ना, तो यह ध्यान रखना। ये सबसे पहले होगी जय है ना, जिसकी चुनाव जय होती है उसका प्रकाश होता है। अगले तारकुंडे है ना, तो जय तारकुंडे की है ना। दिनेश है ना, दिनेश जी अपन मुझे याद रह जाते हैं। इंद्रजीत, ये भी जा है ना। संथानम, सगदर, सेंसन, ये याद करने के लिए। मोइली, तो इस प्रकार इन समितियों को आपको ध्यान रखना है। अब देख, दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में थोड़ा सा विस्तारित पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आम चुनाव सुधार पर सुझाव देने के लिए दिनेश गोस्वामी की गठन किया गया की अध्यक्षता में। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा करवाया जाएगा, इन्हें सिफारिश करी थी किसने? दिनेश गोस्वामी ने। मतदाताओं को फोटो की पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी इसने करी थी। कब्जा किए गए मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान होगा। अगर मान लो किसी मतदान केंद्र पर अगर कोई भी दल अगर अपना कब्जा कर लेता है ना, वहाँ पर जबरन चुनाव कराता तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वापस दोबारा मतदान हो सकता है। सीटों का आरक्षण हेतु चक्रानुमुख पद्धति अपनाई जाए। चुनाव से संबंधित याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। रिक्त हुए स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव कराना, यह भी किसका है? दिनेश गोस्वामी समिति की अध्यक्षता वाली समिति। लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष, इससे अधिक राज्यसभा विधान परिषद के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा वाले इसने 25 वर्ष बताई जी, वर्तमान में अभी 30 वर्ष है ना, लेकिन इन्होंने 25 वर्ष बताई थी। किसी भी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक चुनाव लड़ने में रोक होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा मुख्य न्यायाधीश लोकसभा में विपक्ष नेता के परामर्श द्वारा करनी चाहिए, ये बताएगा। आदर्श आचार संहिता, ये आई थी 324 में। आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान चुनाव आयोग बनाता है, ये अपने पहले पढ़ लिया। आदर्श आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना के साथ ही लागू हो जाए, जिस प्रकार इसकी अधिसूचना मिलती है उसी वक्त ये लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता राज्यों के चुनावों में भी लागू रहती है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराना। सर्वप्रथम
आचार संहिता 1960 में केरल में लागू हुई। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन कानूनी अपराध नहीं है, का उल्लंघन कानूनी अपराध नहीं, ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखना। विधायकों सांसदों का चुनाव व्यवस्था अधिकार, फास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रतिक्रिया से आंतरिक दलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के चुनाव के लिए छोड़ो। नोटा क्या होता है? नोटा का प्रयोग करने वाला भारत 14वां देश बनाता है। इस प्रकार ऐसे शब्दों को अपन को ध्यान रखना है। नोटा का प्रतीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा किया गया है। तो इसका प्रतीक अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया गया था। नोटा का सर्वप्रथम उपयोग छत्तीसगढ़ 2013 में किया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में इसका प्रयोग किया गया। राइट टू रिकॉल, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। हेलो वोटर्स, ये निर्वाचन आयोग जिसका राष्ट्रपति 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उद्घाटन किया गया था। चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य हम किसी से कम नहीं, मतदान, विश्वास, प्रेरणादायी गीत, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं विशेष मेहमानों के लिए वीडियो संदेशों की जानकारी उपलब्ध है। इसका लिंक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन डिजिटल सेवा, रेडियो सेवा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित करना है। EAP ये मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है। कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूटी पेनाडेमिक ए फोटो है जर्नरी, ये फोटो पुस्तिका है जो विश्व महामारी के बीच चुनाव कराने की चुनौतीपूर्ण यात्रा प्रस्तुत करती है। स्वीप कार्यक्रम, तो अपन को ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा 11वें राष्ट्रीय मतदाता आयोग के इसका उद्घाटन किया गया था। ये मतदाता स्वीप वाला ये मतदाता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 2009 में हुई। इसका विस्तृत नाम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन से भागीदारी कार्यक्रम है। भारत में चुनाव सुधार का प्रथम चरण 1950 से 1996 में। इसमें मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 कर दी थी। कौन से 61वें संविधान संशोधन 1989 में। 2 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी, उम्मीदवार मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। EVM सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? केरल में का प्रचलन और फोटोयुक्त पहचान पत्र। भारत में चुनाव का दूसरा चरण, इतना कोई विशेष नहीं, ध्यान रखो। अगला है, इतना कोई विशेष नहीं, ध्यान रखो। सी विजिल ऐप, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से संबंधित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करने हेतु शुरू किया गया। ये ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये इस प्रकार आगे क्लास क्यों ले रहे हैं, तो मैं बता दूं, क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना ये जरूरी होता है। प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 हुए थे। ये ध्यान, प्रथम आम चुनाव कब 1951-52 में, जो कितना मतदान हुआ? 51.15। तो अपने याद रखने के लिए 51 में प्रथम चुनाव हुए थे और 51.15 मतदान हुआ था। 17वीं लोकसभा के चुनाव में 2019 में 67.11 मतदान हुआ। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। ये ध्यान रखना। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए कितने दिन का समय देते हैं? 8 दिन का। उसके बाद 2 दिन के अंदर नामांकन वापस लिया जा सकता है। 14 दिन चुनाव प्रचार का समय मिलता है। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। अपने पहले पढ़ लिया। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 या 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाई दी जाती है तो संसद द्वारा बनाए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये ध्यान, अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा दी गई हो तो है ना, तो उसके चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एग्जिट पोल निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग वे के लिए किया जाता है जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किसी प्रत्यक्ष के पक्ष में करता है। भारत के विधि आयोग का 117वां 244वां 255वां प्रतिविधि निर्वाचित चुनाव से संबंधित है। इतना कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है। यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव व्यवस्था लागू हो जाती है तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 74, 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हो जाता है ना, इस प्रकार पूछ लेते हैं अनुच्छेद, अगर भारत में एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाती है, क्योंकि अब है ना, क्योंकि सरकार इसी के पक्ष में है ना। एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था होती है तो देखो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, तो याद रखिए 83 और 85, 74, 72 और 74 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव का प्रावधान, एक देश एक चुनाव, कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें। स्वतंत्रता के बाद 1967 से 4 बार 1952, 57, 62 और 67 है ना, तो ये 52 हो गया, 57 हो गया, तो 62 का 67 हो गया। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो ये ध्यान रखना, भारत स्वतंत्रता के बाद में 1967 तक आज तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव 4 बार साथ हुए थे। तो याद रखेंगे 1952 से 57 है ना, और 62 से 67। तो इस प्रकार अपन इनको याद रख सकते हैं।
1967 के 8 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनने से संपूर्ण संघीय ढांचे पर कांग्रेस के एकत्र वर्चस्व की समाप्ति से कुछ समय बाद ही गैर सरकार, ये तो यहाँ छोड़ो, इस प्रकार ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रामनाथ कोविंद समिति 2 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव का उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाब नबी, अधीर रंजन चौधरी, इतना कोई विशेष नहीं है। तो इतना अपना ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति संबंधित है। अब है अनुच्छेद 324 के ये अनुच्छेद जोड़कर प्रावधान किया जाए कि पंचायत राज और नगर पालिका के एक साथ चुनाव दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर कराए जाए। ठीक है, इतना कोई विशेष तो नहीं, छोड़ो। 129 संविधान संशोधन विधेयक 2024 ये 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। तो ये ध्यान रखना, 129वां संविधान संशोधन है ना, वह चुनाव से संबंधित है। इसका संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से है, तो ये ध्यान रखना। ये वाला पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन का संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से है, तो 129वां संविधान संशोधन का संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। अब भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो सबसे पहले अपने पढ़ाई भी था कि सबसे पहले कौन थे भारतीय निर्वाचन आयोग, जहाँ उस वक्त एक सदस्यीय आयोग था, तो वो थे सुकुमार सेन। उनके बाद में बने थे सुंदरम, या सुकुमार होता है, सुंदर भी होता है, बाद बने थे वर्मा जी। तो वर्तमान में है अपने 26वें, है ना, अगर कर्म संख्या दृष्टि देखें तो है 26वें, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। उनसे पहले थे 25वें, जिनका नाम था राजीव कुमार, है ना। इस प्रकार ये आज अपने, और एक देखो ये वाली, देश की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, अभी अपन ने देखा था रमा देवी बनी थी, जो कि कार्यवाहक बनी थी। और देश के प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त बने थे डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। तो अपने ये महिला वाले ध्यान रखना, VS रमा देवी जी, ये वाला बने थे। इस प्रकार ये आज अपने चुनावी वाली क्लास समाप्त होती है। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते